Yes, my dear students, very good morning to all beta, and you are welcome in the online tutorial of Park Public School. Yes, students, today we will resume our back exercise of the NCERT as we had done 6 questions yesterday. Now we will start from the question number 7. So be ready and open your notebooks, open your books, NCERT books in front of you, and please sit straight. Okay, students, now we will start from the question number 7. And this question is an important question number 7. This is a somewhat different type of question also. Important question है question number 7. काफी अच्छा question है बुक के अंदर NCERT का. तो रीड करते हैं बेटा क्वेश्चन 7 को. 8000 kg इंजन pulls a train of 5 wagon. कहता 8000 किलो का एक इंजन 5 डब्बों की ट्रेन को, 5 डब्बों वाली जो ट्रेन है जिसमें वैगन्स है, बग्गी है, 5 बग्गी है, उसको पुल कर रहा है, खींच रहा है. ठीक है. और हर एक डब्बे का, हर बग्गी का, हर वैगन का 2000 kg वेट है. Along the horizontal track, if the engine exert force 40,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इंजन, and the track offers frictional, देखो बेटा frictional force means opposite force, तो ट्रैक उसको ऑपोज कर रहा है 5000 न्यूटन फोर्स के साथ. तो इंजन फोर्स लगा रहा है 40,000 और ट्रैक ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है 5000, तो टोटल नेट फोर्स बचेगा 35,000. ठीक है. तो बेटा स्टूडेंट्स इसके अंदर फर्स्ट पार्ट यही है हमारा द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स. अभी मैंने तुम्हें नेट फोर्स समझाया था, मतलब टोटल. तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स जो आएगा बेटा वो कितना आएगा? 40,000 इंजन ने फोर्स लगाया जिसमें से फ्रिक्शन फोर्स, ऑपोजिट फोर्स माइनस हो गया, तो बचा कितना फोर्स हमारे पास? 35,000 न्यूटन. तो फर्स्ट पार्ट क्लियर. बी पर आ जाता है. बी पार्ट को ध्यान से समझ रहे हैं. कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन. तो बेटा जब हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा ट्रेन का तो कैसे निकालेंगे? फोर्स गिवन है F = m × a. तो एक्सेलरेशन हमें निकालना है तो F/m कर लेते हैं. F ऑलरेडी आ चुका है 35,000. बात करते हैं मास की. तो मास बेटा कितने पर मास है? देखो मैं बताता हूं. जो टोटल मास है सिस्टम का, टोटल मास ऑफ वैगन वो कितना हो जाएगा? 5 × 2000. तो ये हो जाएगा बेटा 10,000 kg, क्योंकि 5 है ना, ऐसे चेक करते हैं. 5 वैगन्स 1,2000 ईच. यस 5, तो 10,000 किलो के तो बेटा उसमें वैगन डब्बे लगे हुए हैं. अब इंजन का अगर अपना भार हम चेक करते हैं, अपना मास चेक करते हैं, तो वो कितना था? 8,000. चेक करने दो एक मिनट. इंजन है 8,000 kg. टोटल सिस्टम का मास कितना हो गया? टोटल सिस्टम मास 10,000 plus 8,000 is equal to 18,000 kg. ये हो गया बेटा टोटल सिस्टम का मास 18,000 kg. ओके. बट इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक होती है बेटा. ये बुक्स के अंदर भी ये मिस्टेक हुई है. ध्यान रखना, हमेशा याद रखना बेटा, जो फोर्स लगाता है, जैसे मैं तुमसे कहता हूं कि तुमने फोर्स लगाना है, एक टेबल है, टेबल पे फोर्स लगाना है और उस टेबल का मास है फॉर एग्जांपल 30 kg या 35 kg जो भी है, उसमें बेटा सिर्फ टेबल का मास ही पता होगा तुम्हें. तुम अपने मास इंक्लूड नहीं करोगे. ऐसा नहीं है कि 50 किलो तुम्हारा है और 35 kg टेबल का है तो तुमने टोटल कितना कर दिया? 85 kg. ऐसा नहीं करना, ये गलतियां हो जाती हैं. तो इससे क्या मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो फोर्स लगा रहा होता है उसका अपना मास इंक्लूड नहीं होता. इसमें इंजन फोर्स लगा रहा है वैगन पे, डब्बों पर, लेकिन इंजन का अपना मास इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इंजन तो फोर्स लगा रहा है. तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, बुक्स में भी लिखा होता है कि F तो आ गया इतना, टोटल मास आ गया 18,000. अरे नहीं, ये गलत है. कितना मास लिखना है? जितने पर इंजन फोर्स लगा रहा है. तो इंजन फोर्स लगा रहा है 10,000 किलो पर, तो यहाँ पर बेटा 10,000 आएगा. 30 कैंसिल हो जाएंगी तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड.
आई थिंक तुम्हें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो फोर्स लगाता है उसका अपना मास इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि तुमने टेबल पे फोर्स लगाया तो सिर्फ टेबल का ही मास इंक्लूड करोगे, अपनी बॉडी का मास इंक्लूड मत करना। अब अगर इंजन फोर्स लगा रहा है वैगन पे, तुम वैगन का ही मास इंक्लूड करना, इंजन का मास इंक्लूड मत कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे, देखना कितना इजी लगेगा तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट है, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। कहता फर्स्ट वैगन सेकंड वैगन पर कितना फोर्स लगाता है। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, ये बेटा 5 1 2 3 4 5 वैगन बना दिए। फर्स्ट ने सेकंड पे फोर्स लगाना है। अब सेकंड के पीछे थर्ड जुड़ा, थर्ड के पीछे 4, 4 के पीछे 5। तो कहने का मतलब फर्स्ट वाले ने इन चारों पे फोर्स लगाना है। तो जो फोर्स लगाएगा उसका अपना मास इंक्लूड नहीं होगा, इन चारों का मास इंक्लूड करना पड़ेगा। हाँ, अगर सेकंड वाला फोर्स लगाएगा तो ये वाले दो का मास इंक्लूड नहीं होगा, इन तीनों का मास इंक्लूड होगा। समझो कि जो फोर्स लगाता है, जितने पर फोर्स लगाता है उसी का मास देखो। अगर उसने कहा कि फोर्स लगाना है 1 2 पर, तो 2 का मतलब है 2 के साथ तो सारे जुड़े होंगे, तो सब पे फोर्स लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल हो गया तुम्हारे लिए। क्या है देखो, यहाँ कंसेप्ट अपने माइंड में रखो कि जो फोर्स लगाता है उसका मास नहीं देना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। हाँ, तो फोर्स निकालना था हमें, मतलब F = m * a करना था। तो बेटा एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा, 3.5 अभी लिया था। अब मास बताओ, 4 डब्बों का मास हो जाएगा 8000, 2000 माइनस हो जाएगा 8000 kg × 3.5 न्यूटन आ गया। ये आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसके कांसेप्ट्स बहुत अच्छे हैं इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन बुक्स में भी गलत किया हुआ कहीं कहीं पर, मैंने देखा कुछ बुक्स में तो ठीक है, बट कुछ बुक्स में इसकी मिस्टेक है। 80,000 ले लेते हैं, फिर 1 पॉइंट समथिंग एक्सेलरेशन आ जाता है, एक्सेलरेशन फिर वो यहाँ पर भी गलत एक्सेलरेशन पुट कर देते हैं, ये वाला पार्ट भी गलत हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना बेटा, ठीक है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन 11 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और 11 ऑलरेडी डन हो चुका है। ये होमवर्क क्वेश्चन है बेटा। सॉल्व एग्जांपल्स तुमने कल कर लिए थे, ठीक है। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। तो जो 8 क्वेश्चन है बेटा बहुत ध्यान से करना, हर चीज को समझ के करना। उन्होंने क्लियरली पूछ रखा है तुमसे कि तुम्हें क्या निकालना है, कैसे सॉल्व करना है। मैं हर चीज तुम्हें बता चुका हूँ। नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रही है तो वहां पर फोर्स भी फिर नेगेटिव आएगा, ऑपोजिट फोर्स आएगा। क्वेश्चन 8 की हिंट दे रहा हूँ मैं, वहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव दी हुई है। अभी हमने क्वेश्चन किया था ना कल की, नेगेटिव एक्सेलरेशन आई थी तो फोर्स भी नेगेटिव साइन के साथ आया था, और नेगेटिव साइन का मतलब होता है ऑपोजिट फोर्स। जैसे यहाँ पर इंजन में एक ऑपोजिट फोर्स दिया होता है ना, तो उसको नेगेटिव के साथ लिखा, हमने माइनस किया, ठीक है, ऐसे जाएगा। ठीक है बेटा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन पे आता हूँ। 10th क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, कहने का मतलब है तो कुछ भी नहीं, करने को कुछ भी नहीं है, बट आंसर बताना है। या तो क्वेश्चन समझने वाला है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 को मैं यहीं पे तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं। ये है बेटा एक बॉक्स है, इस पे हमने कुछ फोर्स लगाना है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, ध्यान से समझ लो और पढ़ भी लो बेटा उसको। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे हमने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, 200 न्यूटन का फोर्स लगा इसके ऊपर। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा 200 न्यूटन का। वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट, कहता इंटेंड टू मूव, इंटेंड टू मूव। इंटेंड टू मूव का मतलब होता है अबाउट टू मूव। अबाउट टू मूव का मतलब है मूव कर नहीं रही है, लेकिन
अगर तुमने हल्का सा भी 0.1 न्यूटन जितना फोर्स भी इंक्रीज कर दिया तो ये मूव कर जाएगा, मतलब मूव करने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि इसके नीचे जो फ्रिक्शनल फोर्स था, ये वाला जो फर्श में या जो सरफेस पर जो बॉक्स पड़ा है, उन दोनों में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स तुम्हारा जो फोर्स है उसको ओवरकम कर चुका है, मतलब तुम इतना फोर्स तो लगा चुके हो कि फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम हो गया है। अगर अब तुमने थोड़ा सा भी फोर्स अपना ज्यादा कर दिया तो दैट मींस ये ब्लॉक चल पड़ेगा। तो इसका मतलब वो तुमसे पूछ क्या रहा है, एक सेकेंड, इंटेंट टू मूव का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर फोर्स इंक्रीज हुआ तो ये ब्लॉक चल पड़ेगा, बिकॉज ऐसा होता है, देखो ध्यान से देखो कि ये एक फ्लोर है, ये एक बॉक्स है, मान लो ये फ्लोर ने 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स दिया इस बॉक्स को, तो बेटा अगर तुम यहाँ पर 7 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक चलेगा थोड़ी ना, क्योंकि नीचे से 10 न्यूटन ऑपोजिट फोर्स मिल रहा है। तुमने 8 न्यूटन फोर्स लगाया तब भी ये बॉक्स नहीं हिलेगा, अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, 9 लगाया तब भी मूव नहीं करेगा। जब तुमने 10 लगा दिया फिर तुम बोल सकते हो इंटेंड टू मूव। अब ये 10 लगने पर मतलब अब तुमने 10 न्यूटन फोर्स लगा के इतना फोर्स लगा दिया जितना फ्रिक्शनल फोर्स था, अब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं, ठीक है। नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम 0 है, बैलेंस्ड है, अगर थोड़ा सा भी तुमने अपना फोर्स इंक्रीज किया तो ये मूव करेगा। इसलिए जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं, तुम्हारा लगाया हुआ फोर्स और नीचे से फ्रिक्शनल फोर्स, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तब ये लाइन आ जाती है इंटेंट टू मूव की। अब अगर तुम इंक्रीज करोगे तो फोर्स ब्लॉक चल पड़ेगा आगे। तो अब वो पूछता है व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। वेरी सिंपल आंसर मिल गया तुम्हें कि अगर इंटेंट टू मूव में अगर वो तुमसे फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहा है तो इसका मतलब जितना तुमने फोर्स लगाया है उतना ही फोर्स फ्रिक्शन का है। अभी तो मैंने तुम्हें समझाया कि अगर तुम 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे और फ्रिक्शन भी अगर 10 न्यूटन होगा तब तुम ये लाइन लिख सकते हो। तो अब वो कहता है कि मैंने फोर्स लगाया 200 न्यूटन और इंटेंट टू मूव की उसने लाइन लिखी थी, तो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना 200 न्यूटन। तो ये आंसर है बेटा इसका। और मैंने अपने लेवल पर तुम्हें समझाने की कोशिश की है, तो आई होप कि समझ आया होगा। इन द केस नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके चेक कर लो, दोबारा सुनो और समझ आ जाएगा, डेफिनेटली समझ आ जाएगा बेटा, कुछ भी नहीं है। इंटेंट टू मूव की लाइन को थोड़ा सा याद रखना। इंटेंट टू मूव का मतलब होगा कि अब हमारा जो बॉक्स है उतना हमने फोर्स लगा दिया है कि जितना फ्रिक्शन फोर्स था वो कैंसिल हो जाए, ठीक है, इक्वल हो जाते हैं मतलब दोनों फोर्स इस लाइन में, ठीक है, अबाउट टू मूव। तो आई होप कि तुम्हें क्लियर हुआ होगा। तो बेटा 11 क्वेश्चंस तक आज हमने फिर और कर लिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कवर अप करते हैं, 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 12th क्वेश्चन को कट करो, 13 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। चलिए बेटा यहीं पर करता हूँ मैं क्वेश्चन 13। वैसे मैं चाहूँ तो क्वेश्चन 13 को होमवर्क में दे सकता हूँ, सिंपल है, बट चलो कोई नहीं, मैं करवाता हूँ इसको। एनसीईआरटी बेटा तुम्हारा एक एक क्वेश्चन कवर होगा, डरना नहीं है, अच्छे से करो। मैं ये चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने अगर दिल की बात बताऊं तो बेटा मैं तुम्हारा फिजिक्स में ऐसा बेस बनाना चाहता हूँ कि तुम्हें साइंस से फिजिक्स से प्यार हो जाए। यू शुड लव विद फिजिक्स, ठीक है। और ये कह सकते हैं यू शुड फॉल इन लव विद फिजिक्स। तो फिजिक्स की हर कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हो, तुम बड़े होकर भी फिजिक्स को पढ़ने की मतलब तुम्हारे अंदर डिजायर होना चाहिए कि हाँ मैं फिजिक्स पढ़नी है, हमारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। तो बेटा इसलिए मैं हर छोटे छोटे पॉइंट, हर छोटे छोटे कंसेप्ट तुम्हें बताता हूँ, सिर्फ ऊपर से नहीं बताता। तो उसको पढ़ो, उसको अच्छे से अपनी लाइफ में यूज करो ताकि तुम्हारी लाइफ में काम आए पढ़ाया हुआ, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना। अब तो घर पे भी कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, ठीक है, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, वीडियोस तुम्हारे पास है, जो मर्जी लेक्चर रिपीट करके देखना, रिपीट करके देखो, क्योंकि क्लास में तो ऐसा हो नहीं सकता, मान लो क्लास में इतना तुम्हें समझा के चला गया फिर वापस कौन आएगा, दोबारा तो क्लास रिपीट कर नहीं सकते तुम। बट इस टाइम पे तुम कितने बेनिफिट में हो, ठीक है, कि तुम क्लास रिपीट करके देख सकते हो,
तुम हमसे डाउट्स ले सकते हो। लाइव सेशन, लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हारी बेटा, बस तुम कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करो। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। गिवन लिख देता हूँ बेटा मैं यहाँ, क्वेश्चन 13 है गिवन। कहीं सोच रहे हो कि सर ने इंपॉर्टेंट हटाया नहीं क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, यू नो। ओके, बॉल ऑफ मास, मास दिया हुआ बॉल का 200 ग्राम, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, केजी बन जाएगा 0.2 केजी, ठीक है। और ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, तो बॉल ट्रैवल कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है उसकी। इट स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक, उसको स्ट्रक किया, हॉकी स्टिक के साथ हिट किया, एज so as to return it along its original path with a velocity 5 मीटर पर सेकेंड। और उसकी जो वेलोसिटी है, ध्यान से देखना बेटा क्या कह रहा है वो। A hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return, वर्ड है यहाँ पे रिटर्न, जिसलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, होमवर्क में नहीं दिया सिर्फ इस वर्ड के कारण कि अगर कोई बॉल तुम्हारी तरफ आ रही है और तुमने हिट कर दिया, उसे वापस भेज दिया, तो डेट मींस वो बॉल वापस उल्टी चली जाएगी, ठीक है। रिटर्न अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, वापस उसी पाथ पे जाएगी जिस पाथ से आ रही थी। जैसे गोल्फ खेलते हैं तो मतलब वापस भेज दिया बॉल को, तो वापस जाने की जब उसकी ये बता रखा है इन्होंने वेलोसिटी, ओरिजिनल पाथ विद वेलोसिटी 5 मीटर, तो वापस जाने की जो वेलोसिटी है बेटा वो माइनस के साथ लिखना, -5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रिटर्न वेलोसिटी है, बिकॉज लिख लेते हैं यहाँ पर दैट इज द रिटर्न वेलोसिटी, ठीक है। क्लियर हो गया। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम अकॉर्डिंग द मोशन ऑफ अ हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोमेंटम तो होता है mv। चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा p कैसे निकालें, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और डेल्टा जो साइन होता है बेटा ये चेंज शो करता है, और चेंज का मतलब होता है बेटा क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम कितना आएगा, मास कितना था, मास 0.2, तो 0.2 को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दो 1/5, ठीक है, तो कट हो जाएगा ना। मास आएगा m into v minus m into u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मास है 1/5 -5 और माइनस 1/5, u कितना था 10, तो ये हो गया -1 -2, तो कितना आ गया -3 -2 माइनस प्लस -3। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, m into v, तो यूनिट बनता है kg मीटर पर सेकेंड। लो डेल्टा p आ गया, डेल्टा का मतलब चेंज इन मोमेंटम आ गया, -3 kg मीटर पर सेकेंड। लो ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन। तो रिटर्न वाला पॉइंट याद रखना, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं था कि हमने हिट किया हॉकी के साथ तो वो बॉल वापस चली गई। चेंज इन मोमेंटम में मैंने तुम्हें एक नया वर्ड दिखाया आज, डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है चेंज, ठीक है। और चेंज जब भी निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल में फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल में इनिशियल वेलोसिटी। डेरिवेशन में भी था ये स्टेप तुम्हारा, ठीक है बेटा। तो आज हमने कितने क्वेश्चन डन किए हैं, अप टू 13 तक क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। कल ये एनसीईआरटी फिनिश हो जाएगी। टेक केयर, अब तक अच्छे से पढ़ो। बाय स्टूडेंट्स।